लास्ट 2 लेक्चर्स के अंदर बेटा हमने ये सीखा कि वेक्टर्स क्या हैं, स्केलर्स क्या हैं, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जा सकता है, सिंबॉलिक मेथड क्या है, ग्राफिकल मेथड से वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। और कल के लेक्चर में हमने ये देखा कि व्हाट इज कोऑर्डिनेट सिस्टम और व्हाट इज टू डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। उनको हमने डिटेल के अंदर एक्सप्लेन किया कि एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड पॉजिटिव नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, तो एक्सिस को समझने का मकसद भी यही था कि हम वेक्टर्स जो अलजेब्रिक वेक्टर्स हैं उनको एक प्लेन के अंदर ड्रॉ कर सके। एक प्लेन के अंदर एक प्रॉपर मेथड के साथ वेक्टर्स को ड्रॉ करने के लिए हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम को पहले स्टडी किया। तो आइए अब देखते हैं कि हम किस तरीके से कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर रहते हुए वेक्टर्स को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, उसके लिए ये कुछ आपकी स्क्रीन के ऊपर ये पॉइंट्स नजर आ रहे होंगे। पहला पॉइंट देखिए जरा, ड्रॉ अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। सबसे पहले आपने क्या करना है कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को ड्रॉ करना है। ठीक है, ड्रॉ अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। पहले आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लें। ठीक हो गया, ओके, फर्स्ट पॉइंट हमारा क्लियर है। और कल भी हमने यही किया था कि हमने सीखा था कि व्हाट इज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो सबसे पहले जो जब भी हमने अलजेब्रिक वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करना है तो सबसे पहले हम जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसको ड्रॉ करेंगे। तो पहला पॉइंट हमारा हो गया, सिलेक्ट अ सूटेबल स्केल। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हमने सूटेबल स्केल सिलेक्ट करना है। अब इस बात का क्या मतलब है, इसको अभी हम समझेंगे थोड़ी देर में। ठीक है, तो फिलहाल इसको जरा साइड पे करते हैं इस पॉइंट को। ड्रॉ अ लाइन इन स्पेसिफाइड डायरेक्शन, कट द लाइन equal to the magnitude of the vector according to the selected scale, put an arrow in the direction of the vector. Okay, so these are the some points जिनके थ्रू हमने प्लेन के अंदर वेक्टर को बच्चे ड्रॉ करना है। ओके, अच्छा, अब आपको थोड़े से ये पॉइंट्स कंफ्यूजिंग लग रहे होंगे। पहला पॉइंट तो हमें क्लियर हो चुका है कि ड्रॉ अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये तो हमें क्लियर है, ये हम कल करके आ गए हैं। ठीक है, बाकी जो दो पॉइंट्स हैं, सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ, आइए इनको जरा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ओके। इसको समझने के लिए हमें एक एग्जांपल की तरफ मूव करना पड़ेगा। फिगर 2.3, इसमें अगर आप देखिए तो हमें एक क्वेश्चन दिया गया है इस फिगर के अंदर। और क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि कह रहा है हमें कि फोर्स है, एक फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड है 50 न्यूटन। एक फोर्स है बेटा, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 50 न्यूटन, और वो फोर्स एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री एंगल बना रही है। एंगल्स का तो पता है ना आपको, एंगल को हम डिग्रीज में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है जी, तो हमारे पास एक सवाल है जिसमें हमें वो ये कह रहा है कि एक फोर्स है जो जिसका मैग्नीट्यूड 50 न्यूटन है और वो फोर्स एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री एंगल बना रही है। तो कह रहे हैं कि इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन की मदद से आप उस फोर्स को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें एक 2 डायमेंशनल प्लेन के अंदर।
बात समझ आ गई कि नहीं? सो ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब हमने इसको सॉल्व आउट करना है। तो इसको सॉल्व आउट करने के लिए हम इन 4 स्टेप्स को फॉलो करेंगे। सो इस इंफॉर्मेशन की मदद से हम इन 4 स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम अपनी जो फोर्स है उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक हो गया बेटा? अच्छा जी, तो बहुत ही आसान तरीका है। हम क्या करेंगे, पहला पॉइंट देखिए जरा। पहले में हमने क्या करना है, ड्रॉ अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे, जो कि कल हमने सीखा था। तो ये जो है ना कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये मैंने बना लिया। ठीक हो गया। दिस इज एक्स एक्सिस, ये कल वाला काम है सारा। दिस इज एक्स एक्सिस and this is particular y axis, वही कल वाला काम। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई, ये नेगेटिव वाई। वो मैं नहीं लिख रहा, ठीक है, वो हमें अंडरस्टूड है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, वो कल वाला काम हो गया। अच्छा जी। पहला पॉइंट तो हमें जो है वो हमने कर लिया। अगेन देखिएगा, हमें क्वेश्चन क्या गिवन है कि हमारे पास एक फोर्स है जिसका मैग्नीट्यूड है 50 न्यूटन और वो एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री एंगल बना रही है। हमने एक्स वाई प्लेन के अंदर ग्राफिकली इस फोर्स को वेक्टर की शक्ल में लिखना है। दैट इज द क्वेश्चन। इज दैट क्लियर? ओके। अब सेकंड पॉइंट देखिए, सेकंड पॉइंट में वो क्या कह रहा है कि सेकंड पॉइंट में आपने बचे सिलेक्ट अ सूटेबल स्केल। आपने एक स्केल सिलेक्ट करना है, सूटेबल स्केल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब देखिए, मुझे एक बात बताएं, क्या मैं पेपर के ऊपर फोर्स 50 न्यूटन जो है इसको पेपर के ऊपर बना सकता हूं? नहीं बना सकता। उसकी वजह यह है कि मेरे पास जो यूनिट है वो न्यूटन है फोर्स की, ठीक है। लेकिन जो पेपर के ऊपर मैं ड्रा करूंगा वो तो सेंटीमीटर होगा या इंच होगा या मीटर होगा। यही हो गया ना। मेरे पास कोई ऐसा फुट्टा नहीं है जिसके ऊपर ये लिखा हुआ हो कि जी ये न्यूटन मुझे बताएगा। मेरे पास जो फुट्टा है, जो स्केल है, उसके ऊपर तो सेंटीमीटर होता है या इंच होता है। तो अब मैं क्या करूं, अब मैं एक काम करता हूं कि मैं ये कहता हूं, देखिएगा जरा गौर से। मैं कहता हूं कि 1 सेंटीमीटर जो है, सॉरी, मैं कहता हूं कि जो मेरे पास 1 सेंटीमीटर है फुट्टे का, डेट इज इक्वल टू 10 न्यूटन। ये बात बेटा बेटा समझ आई कि नहीं? मैंने काम किया क्योंकि मैं न्यूटन, मेरे पास कोई ऐसा फुट्टा नहीं है जिसके ऊपर न्यूटन लिखा हो। मैंने तो फोर्स को बनाना है। अब उन्होंने क्वेश्चन दे दिया कि आप इस फोर्स को ग्राफिक, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको ग्राफिकली आप लिखें, आप रिप्रेजेंट करें प्लेन के अंदर। तो अब मैं न्यूटन तो नहीं कर सकता था, तो मैंने एक काम कर लिया, क्योंकि मुझे पता है कि फुट्टे के ऊपर सेंटीमीटर्स हैं या इंचेस हैं। तो मैंने एक काम किया, मैंने ये डिफाइन कर दिया कि 1 सेंटीमीटर जो है वो 10 न्यूटन के इक्वल है। तो 1 सेंटीमीटर बेटा हो गया 10 न्यूटन के इक्वल। ठीक हो गया। तो मुझे एक बात बताएं, 5 सेंटीमीटर कितने के इक्वल होगा? 5 सेंटीमीटर कितने के, अगर 1 सेंटीमीटर 10 न्यूटन के बराबर है तो 5 सेंटीमीटर कितने के बराबर होगा? 50 न्यूटन के। होगा कि नहीं? ये वैसे ही है जैसे हम कहते हैं जी कि एक बच्चे के पास 2 पेंसिलें, तो 10 के पास कितनी होंगी? आप फौरन से बोलते हो सर 20 20। सेम कंडीशन ये यहाँ पे है। हमने 1 सेंटीमीटर को डिफाइन किया हुआ है कि 1 सेंटीमीटर 10 न्यूटन के इक्वल है।
तो 5 सेंटीमीटर किसके इक्वल होगा? 50 न्यूटन के। ठीक है, इन अदर वर्ड्स हम यूं भी कह सकते हैं कि हमने दोनों साइड्स को 5-5 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, जिस तरह आपको इजी लगे आप उस तरीके से इसको समझ सकते हैं। बेटा इस प्रोसेस को हम एक नाम देते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्केलिंग। इस प्रोसेस को हम क्या नाम देंगे, ये आपने याद रखना है। ठीक है बच्चों, इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? स्केलिंग। तो हमने स्केलिंग कर दी है। इज दैट क्लियर? क्योंकि हमारे पास न्यूटन वाला तो चक्कर कोई था नहीं, तो हमने क्या किया कि उस न्यूटन को पेपर के ऊपर बनाने के लिए हमने एक एज्यूम कर लिया, एक स्केल सेट कर लिया कि अगर हम 1 सेंटीमीटर को 10 न्यूटन के इक्वल रखें तो 5 सेंटीमीटर जो है वो 50 न्यूटन के इक्वल हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ओके, चले जी, पहला मसला तो हमारा सॉल्व हो गया। अब दूसरे में ये है कि दूसरी जो इंफॉर्मेशन है वो 30 डिग्री है। अब ये जो 30 डिग्री है ये मुझे क्या बताएगा? डायरेक्शन बता रहा है एक्चुअली। 30 डिग्री मुझे क्या बता रहा है? डायरेक्शन। और 50 न्यूटन क्या बता रहा था? मैग्नीट्यूड। तो अब देखिए, अब मैं क्या करूंगा कि मैंने डी यूज की हुई है ना आपने, जिससे हम एंगल मेजर करते थे अंडर मैट्रिक। तो मैं क्या करूंगा, डी की मदद से एक्स एक्सिस से लेकर, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेकर जहां पे 30 डिग्री एंगल बनेगा वहां पे एक डॉट लगा लूंगा। ये मैं कहता हूं जी यहां पे एंगल बन रहा है, तो यहां पे मैंने क्या किया, एक डॉट लगा लिया। इज दैट क्लियर? ओके जी। अब मैं क्या करूंगा, अब मैंने अपना काम कहां से शुरू करना है बच्चों? ओरिजिन से। ओरिजिन से पकड़ूंगा लाइन एक, और वो लाइन होगी 5 सेंटीमीटर की। तो मैंने क्या किया, ओरिजिन से एक लाइन ड्रा की जो कि कितनी होनी चाहिए? 5 सेंटीमीटर के बराबर। और उस लाइन का अगर मैं एंगल देखूं तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से उसका एंगल कितना होना चाहिए बच्चों? अभी मैंने बताया कि आपने डी की मदद से पहले ही एंगल फाइंड कर लिया है, तो आपके पास जो एंगल होना चाहिए दैट शुड बी 30 डिग्रीज। इज दैट क्लियर? तो आपने क्या किया कि आपने सबसे पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम को ड्रा किया। इज दैट क्लियर? फिर आपने देखा कि जी अच्छा ये तो न्यूटन है, तो मैं तो न्यूटन नहीं बना सकता। तो अब मैं क्या किया मैंने कि मैंने स्केल सेट कर लिया कि 1 सेंटीमीटर 10 न्यूटन के बराबर है, तो 5 सेंटीमीटर किसके इक्वल होगा? 50 न्यूटन के। दूसरा स्टेप भी हो गया। तीसरे स्टेप ने आपने क्या किया कि आपने जो है वो एंगल की मदद से जो है वो डायरेक्शन को एडजस्ट किया है। ठीक हो गया। और जो लास्ट स्टेप होगा उसमें आप क्या करोगे कि जहां पे आपका काम खत्म हो रहा है वहां पे क्या लगा दोगे? एरो हेड लगा दोगे। क्लियर होगी बात? तो अब ये जो आपके पास वेक्टर बनेगा ये कितना बनेगा? 50 न्यूटन होगा। तो अब जो आपके पास फोर्स बनेगी वो कितने के बराबर होगी? 50 न्यूटन के। लेकिन अगर हम स्केल के हिसाब से देखें तो ये जो 50 न्यूटन फोर्स है कितने के बराबर होगी? एक्चुअली 5 सेंटीमीटर के होगी, क्योंकि हमने स्केल यहाँ पे सेट किया हुआ है। तो जो हम लाइन ड्रा करेंगे वो कितनी होनी चाहिए? 5 सेंटीमीटर की। लेकिन जब हम लिखेंगे तो वो 5 सेंटीमीटर एक्चुअली बता रहा किसको होगा? 50 न्यूटन को बता रहा होगा। इज दैट क्लियर? ठीक हो गया। तो आपने देखा कि हमने एग्जाम्पल की मदद से ये सारी चीजें जो हैं वो सीख ली हैं। तो एक बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट है बच्चों, वो ये है कि आपने एंगल हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर करना शुरू करना है, और इस एंगल को मेजर करते हुए आपने हमेशा एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का तो पता है ना आपको। अगर हम घड़ी के साथ साथ चलें तो ये क्लॉकवाइज होता है, और अगर हम घड़ी के उलट चलना शुरू कर दें तो ये एंटी क्लॉकवाइज होता है। ठीक हो गया। तो हमने एक रूल डिफाइन कर लिया है कि जब भी हम वेक्टर्स के लिए स्पेशली जब हम एंगल मेजर करेंगे तो हमने
एंगल मेजर करना स्टार्ट कहां से करना है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, और मेजर करना किस डायरेक्शन में है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ये है कि हमने घड़ी की उल्टी सिमत चल के एंगल को मेजर करना है। तो अभी भी मैंने यही काम किया आपके सामने, ऐसा किया है कि नहीं, बिल्कुल ऐसे ही किया है, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर एंगल है ये मुझे डायरेक्शन बता देगा वेक्टर की एक्स वाई प्लेन के अंदर, और जो 50 न्यूटन था ये मुझे क्या बता देगा, उसका पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड बता देगा, ठीक है जी। तो मैग्नीट्यूड भी आ गया, डायरेक्शन भी आ गई, तो हमने जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन की मदद से वेक्टर को कंप्लीट कर दिया, और इसको मैं अब एफ वेक्टर लिख सकता हूं। इसको मैं अब एफ वेक्टर की शक्ल में, इस लाइन को जो मैंने ये एरो ड्रा किया है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की है वेक्टर की, अब मैं इसको एफ वेक्टर जो है वो यहाँ पे लिख सकता हूं। इज दैट क्लियर, ठीक है जी। तो ये था बच्चों एक मेथड जिसके थ्रू हमने जो वेक्टर्स हैं उनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने का एक्स वाई प्लेन के अंदर तरीका सीखा है। इज दैट क्लियर, ओके जी। ओके यहाँ पे अगर आप देखें तो एक बात लिखी हुई है नोट्स के अंदर, the angle by convention is measured from the positive x-axis in the anti-clockwise direction, in the anti-clockwise direction। तो मैंने अभी आपको यही बताया कि हमने, हमारा यहाँ पे एक रूल डिफाइन हो गया है कि हमने जो एंगल मेजर करना है वो हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर करना स्टार्ट करना है, और उसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए, मतलब हमने घड़ी की उल्टी सिमत में मूव करते हुए जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही बात लिखी हुई है कि आपने जो एंगल मेजर करना है वो कहां से करना है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, और उसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमेशा मेजर किया जाएगा। इज दैट क्लियर, ठीक हो गया जी। तो ये एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज आपको अब तक समझ आ जाना चाहिए, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल की मदद से ये सारी चीजें बच्चों हमने यहाँ पे जो है वो ऑब्जर्व कर ली हैं, हमने सीख ली हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट मूव करते हैं। तो बच्चों लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स दो तरह के होते हैं, ठीक है जी। एक होता है 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, और एक होता है 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक है 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम और एक है 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। पहले तो मुझे ये बताएं यहां तक आपको ये जो अभी एग्जांपल हमने परफॉर्म किया ये क्लियर हुई है या नहीं। अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो मैसेज करके पूछ लें कि सर हमें यहाँ से जो है वो चीज़ समझ नहीं आई, ताकि हम जो है वो नेक्स्ट मूव ऑन करें, ठीक है। और अगर समझ आ गई है तो तब भी मुझे मैसेज करके बता दीजिए जल्दी से। ओके जी, अच्छा अच्छा बेटा, नहीं हमने हर दफा जो है वो यही नहीं होगा कि 50 न्यूटन है या न्यूटन ही दिया होगा। ये तो अभी जो है हमारे पास क्वेश्चन की सिचुएशन के मुताबिक हमने जो है ना खुद को एडजस्ट करने की कोशिश करनी है, ठीक है। अभी हमारे पास क्वेश्चन ही यही था कि 50 न्यूटन था। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी 20 न्यूटन है, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम 2 सेंटीमीटर की लाइन खींच लेंगे, ठीक है। अगर 30 न्यूटन हो तो 3 सेंटीमीटर की हो जाएगी। तो हमने अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने अपने आप को एडजस्ट करना है। इज दैट क्लियर, ठीक हो गया। तो इसके मुताबिक हमने मूव करना है, ठीक हो गया जी। अच्छा ओके जी, तो ये था हमारा 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो क्योंकि मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि जो हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो 2 डायमेंशनल भी है और 3 डायमेंशनल भी है। अभी तक हमने 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम को सीखा है, अब हम 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम की तरफ मूव करने जा रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा बहुत ही आसान है समझना। 3 डायमेंशनल से वैसे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है 3 डायमेंशनल बच्चों के लिए, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आसान
लफ्जों में और इजी एग्जांपल के साथ आपको समझाने की यहाँ पे कोशिश करूँ। ठीक है जी, तो आइए फिर मूव करते हैं 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम की तरफ। ओके जी, तो बहुत ही एक इजी एग्जांपल से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। मिसाल लीजिएगा, ये मेरे पास ये मेरा कमरा है, दैट इज माय रूम वॉल। ये मेरे कमरे की ना दीवार है। ठीक है जी, इसको मैं, और एक ये दीवार है। ये मैं कमरे की 2 दीवारें बना रहा हूं। ये मेरे कमरे की 2 दीवारें हैं। बेटा समझ आएगी नहीं? ठीक हो गया। सो दीज आर द 2 वॉल्स ऑफ माई रूम। ये मेरे कमरे की 2 दीवारें हैं और इन पे ये पेंट हुआ है। ठीक हो गया। तो दीज आर द 2 वॉल्स ऑफ माई रूम। ओके, अच्छा जी। तो अगर मैं इस चीज को अब गौर से देखूं तो मेरे पास जो है वो ये वाला केस नहीं है। अब यहाँ पे जब जो लास्ट टाइम हम चीज देख के आए हैं वो था 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक हो गया। अगर मैं 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में चलूं तो देखिएगा जरा, मैं दोबारा से इसको ड्रा करता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। एक सेकेंड, अब देखिएगा। और ये मैंने एक दीवार ड्रा की। ये मेरे पास 2 दीवारें हैं कमरे की और ये मेरे पास एक दीवार है। अब इन दोनों फिगर्स में फर्क क्या है? लेट्स कम टुवर्ड्स द डिफरेंस। अच्छा जी, अगर मैं एक्सिस ड्रा करूं, अगर मैं एक्सिस ड्रा करूं तो मैं कुछ यूं ड्रा करूंगा। सॉरी, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। तो मुझे बताइए, एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। ये 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अभी मैं इस तरफ नहीं आया 2 दीवारों की तरफ, अभी मैं सिर्फ एक दीवार को लेके चल रहा हूं। ठीक हो गया। तो जब मैं एक दीवार की बात कर रहा हूं तो मेरे पास एक दीवार जो है वो 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में एडजस्ट कर रही है कि नहीं? यस, कर रही है। क्यों? क्योंकि ये जो इसका हिस्सा है, ये वाली लाइन, ये मुझे एक्स एक्सिस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है और ये मुझे वाई एक्सिस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है। ठीक हो गया। अब मुझे किसी और चीज की यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो 2 डायमेंशन से ही एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस की मदद से मुझे पता चल गया। ठीक हो गया। तो एक दीवार को मैंने इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में एडजस्ट कर दिया। ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर मैं इन 2 दीवारों को एक साथ लेके चलना चाहूं तो क्या मैं इसको इस सेटअप में एडजस्ट कर सकता हूं? नहीं, एक दीवार तो सेट हो जाएगी जिस तरह अभी यहां पे हुई थी। तो अब ये तीसरी किधर, ये दूसरी किधर जाएगी? तो इसको समझने के लिए फिर हमने एक और एक्सिस बना लिया। अब देखिएगा जरा, ये कौन सा हो गया? एक्स एक्सिस। ये कौन सा हो गया? वाई एक्सिस। और जो तीसरी ये वाली लाइन आपको नजर आ रही है, इसको हम नाम दे देंगे जेड एक्सिस। बेटा इसको हम क्या नाम दे देंगे? जेड एक्सिस। तो अब आप देखो कि अब इस सेटअप को समझने के लिए हमें एक और एक्सिस की जरूरत पड़ गई, एक और एक्सिस ड्रा करना पड़ गया। उस एक्सिस को हमने क्या नाम दे दिया? जेड एक्सिस। इज दैट क्लियर? तो अगर तो एक दीवार थी तो फिर तो मसला नहीं था। फिर तो हमने क्या किया जी कि एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस के अंदर हमने उसको सेटअप कर दिया। ठीक हो गया। लेकिन अगर जब 2 दीवारें आ गई हैं
तो हमारे पास अब जो है वो सिचुएशन थोड़ी सी मुख्तलिफ हो गई है। तो अब हमें एक और एक्सिस की जरूरत पड़ गई और उस एक्सिस को हमने नाम दे दिया जेड एक्सिस। उसको मैंने क्या नाम दे दिया, जो है वो जेड एक्सिस का नाम दे दिया। ठीक हो गया जी। अच्छा बच्चों, तो मिसाल लीजिएगा, मेरे पास जो है वो चले मैं इसको जो है वो यूं लेके चलता हूं। तो अभी तक हमने देख लिया कि दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। अब हम इसको क्या नाम देंगे, थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट, थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। इज दैट क्लियर? ओके। तो फर्ज करें कि ये वही कमरा है, मतलब वही तीन एक्सिस मेरे पास बने हुए हैं। ठीक है जी। अब इसके अंदर जो है वो मैंने एक वेक्टर को ड्रा करना है थ्री डायमेंशंस के अंदर। तो थ्री डायमेंशंस के अंदर भी वेक्टर को हम ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, जिस आप अपनी फिगर में देख सकते हो। तो हम क्या करेंगे कि हम उसी तरीके से, हमें मैग्नीट्यूड भी दिया होगा इसी तरीके से, अभी जब जिस तरीके से हमने स्केलिंग की है, ठीक हो गया, इसी तरीके से हमें स्केलिंग करनी पड़ेगी सबसे पहले। अब यहाँ पे एक ही एंगल था, उसको हमने एक्स एक्सिस की मदद से जो है वो एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया है। लेकिन अब यहाँ पे एक एंगल नहीं चलेगा, अब यहाँ पे तीन एंगल चलेंगे। यहाँ पे कितने एंगल होंगे बच्चों? तीन एंगल। जो ये वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ बनाएगा एंगल, इसको हम अल्फा नाम देंगे। जो वाई एक्सिस के साथ बनाएगा उसको हम बीटा नाम देंगे। और जो हमारे पास ये जेड एक्सिस के साथ बनाएगा इसको हम गैमा नाम देंगे। ठीक हो गया। सो अल्फा बीटा एंड गैमा, अल्फा बीटा एंड गैमा। तो अगर मुझे अल्फा दे दिया जाए, बीटा दे दिया जाए और गैमा दे दिया जाए, और मुझे बता दिया जाए कि आपके पास 50 न्यूटन फोर्स है, 60 न्यूटन फोर्स है, तो क्या मैं तीन डायमेंशंस के अंदर इस एक्स वाई जेड प्लेन के अंदर उस वेक्टर को बना सकता हूं? यस, बना सकता हूं। ठीक हो गया। तो यहाँ पे अब ये डिफरेंस है बिटवीन टू डायमेंशंस एंड थ्री डायमेंशंस। टू डायमेंशंस के अंदर हमें एक ही एंगल दिया होगा और हमने रूल डिफाइन किया है कि एंगल हमने एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज मेजर करना है। ठीक हो गया। लेकिन जब हम थ्री डायमेंशंस के अंदर आ जाते हैं तो हमारे पास तीन एक्सिस बनेंगे। जिस तरह वहां पे दो एक्सिस थे, एक्स और वाई थे, अब थ्री डायमेंशंस के अंदर क्या हो जाएंगे? तीन एक्सिस हो जाएंगे, एक्स वाई और जेड। और इसको समझाने के लिए मैंने आपको ये कमरे की दो दीवारों की मिसाल दे दी। ये वाली लाइन एक्स एक्सिस होगी, ये वाली लाइन वाई एक्सिस होगी, ये वाली लाइन जेड एक्सिस होगी। अब अगर हमने तीन एक्सिस के अंदर वेक्टर को ड्रा करना है तो उसके लिए हमें तीन एंगल दिए जाएंगे, अल्फा बीटा और गैमा। तो अल्फा बीटा और गैमा अगर मुझे मालूम हो तो उनकी मदद से मैं अब वेक्टर को तीन डायमेंशंस के अंदर ड्रा कर सकता हूं अगर मुझे मैग्नीट्यूड भी दिया हो। ठीक हो गया जी। तो ये था हमारे पास बिटवीन द डिफरेंस बिटवीन द टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। इज दैट क्लियर? ठीक हो गया बच्चों। तो ये था हमारे पास टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक हो गया। तो बिकॉज वी हैव वेरी शॉर्ट टाइम, तो अभी फिलहाल मैं इसको यहाँ तक ही रखूंगा। एक दो एग्जांपल्स मजीद दूंगा थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम की और टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम की। तो आपको जो है वो मजीद चीजें जो है वो यहाँ पे बच्चे क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अगर मैं चाहूँ तो मैं जरा जल्दी से एक एग्जांपल दे देता हूँ ताकि आपका थोड़ा सा जो है ना वो कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो जाए फॉर टू डायमेंशंस एंड थ्री डायमेंशंस बिकॉज वी हैव वेरी शॉर्ट टाइम, वेरी शॉर्ट टाइम। ठीक है, तो लेट कंसीडर अ बॉक्स। ठीक है, ये एक बॉक्स है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, बॉक्स की कितनी साइड्स होती हैं? 6 साइड्स होंगी ना बॉक्स की, कि नहीं? चौरस डब्बा है एक, उस डब्बे की कितनी साइड्स होती हैं? 4 तो साइड्स हो गई ना,
और टॉप और बॉटम, ऊपर और नीचे भी तो बना होता है वो। तो बॉक्स की कितनी साइड्स होती हैं? 6, 4 साइड्स हो जाती हैं, और एक टॉप होता है और एक बॉटम होता है। और ऐसा होता है कि नहीं, मुझे बताइए। बिल्कुल ऐसा ही होता है, ठीक है। तो ये एक बॉक्स है, और ये बिल्कुल मेरी नजरों के सामने पड़ा हुआ है बच्चे, बिल्कुल नजरों के यूं मैं सामने रख के इसको देख रहा हूं। तो मुझे बताइए, मुझे सिर्फ इसकी एक साइड नजर आएगी ना, कि कितनी नजर आएंगी? एक ही नजर आएगी, क्योंकि बिल्कुल मेरी नजरों के यूं सामने पड़ा हुआ है, बिल्कुल स्ट्रेट टुवर्ड्स माई आईज। ठीक हो गया? तो मुझे एक ही इसकी साइड नजर आएगी। अच्छा, अब मैं क्या करता हूं, अब इस बॉक्स को थोड़ा सा ना ये मैं ट्विस्ट कर देता हूं, घुमा देता हूं। जब मैं थोड़ा सा ट्विस्ट करूंगा तो ये कुछ इस तरीके की सिचुएशन नजर आएगी, आएगी कि नहीं? अब मुझे एक साइड नहीं बल्कि 2 साइड नजर आ रही हैं। तो जब ये एक साइड नजर आ रही थी तो ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, बस खत्म बात, किसी और चीज की जरूरत हमें। इसको थोड़ा सा ट्विस्ट किया तो मुझे एक और साइड भी नजर आना शुरू हो गई। क्या अब मैं इस बॉक्स को इन 2 एक्सिस की मदद से डिफाइन कर सकता हूं? नहीं कर सकता। ये तो हो गया एक्स एक्सिस, ये तो हो गया वाई एक्सिस, लेकिन अब ये जो तीसरी साइड नजर आ रही है उसका मैं क्या करूं? उसके लिए फिर मुझे एक और एक्सिस डिफाइन करना पड़ेगा, उसे मैं कहूंगा जेड एक्सिस। इज दैट क्लियर? तो यहां पे बॉक्स किस किस कोऑर्डिनेट सिस्टम में पड़ा हुआ है? 2D में। लेकिन जब मैंने इसको ट्विस्ट कर दिया तो किस में चला गया? 3D में। That is the difference between 2-dimensional system and 3-dimensional coordinate system. Is that clear? I hope so कि इस एग्जांपल से आपको मजीद जो है वो इसकी 2-dimensional और 3-dimensional coordinate system की जो है वो शेप का अंदाजा हो गया होगा। ठीक है जी, तो अभी मैं आपको अनम्यूट करूंगा जल्दी से, कोई भी क्वेश्चन है तो आप वो कर सकते हैं। ठीक है।